हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस सर्विसेज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी सीडीएस एग्जाम की बात करेंगे। इस एग्जाम से रिलेटेड आपके सभी क्वेरीज, कंफ्यूजन्स को क्लियर करेंगे। इस एग्जाम की एलिजिबिलिटीज क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, इस एग्जाम का कट ऑफ क्या है, सिलेबस क्या है और उसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो बिना देरी के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले सीडीएस के बारे में कुछ समझते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जो सीडीएस एग्जामिनेशन है, इट्स नॉट जस्ट अ करियर, इट्स अ कॉलिंग फॉर द नेशन। आप जब ये रियलाइज करते हैं तब आप इतना मैच्योर होते हैं कि आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। इस एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो ये जो एग्जामिनेशन है वो इंडिया में स्टैब्लिश्ड 4 एकेडमीज के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। इन 4 एकेडमीज में अगर आप एज अ कैंडिडेट एंट्री लेना चाहते हैं, जहां से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स जैसे मेन आर्म फोर्सेस में एज एन ऑफिसर कमीशन होते हैं, तो आपको इस सीडीएस एग्जामिनेशन को अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करना होता है। अगर हम इन एकेडमीज की बात करते हैं तो बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है ये देहरादून यानी उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये एकेडमी परमानेंट सर्विस कमीशन पर इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स को ट्रेन करती है। एयरफोर्स एकेडमी जो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है, यहां से एयरफोर्स के ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है। इसी तरह से इंडियन नेवल एकेडमी जो केरला के अजिमला में है और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो तमिलनाडु में चेन्नई में आती है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी भी इंडियन आर्मी के लिए ऑफिसर्स को ट्रेन करती है और इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी इंडियन आर्मी के लिए ऑफिसर्स को ट्रेन करती है। बट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज 2 एकेडमीज, इन दोनों एकेडमीज में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी परमानेंट सर्विस कमीशन यानी कि पीएससी पर ऑफिसर्स को कमीशन करने के लिए ट्रेनिंग देती है और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटीएस से निकलने वाले जो कैडेट्स हैं वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते हैं। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट सर्विस कमीशन में क्या अंतर हुआ? आप ऐसे समझ सकते हैं कि परमानेंट सर्विस कमीशन, जैसा इसके नाम से ही क्लैरिफाई होता है कि ये कंप्लीट सर्विस है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट, यानी कि भारतीय रक्षा मंत्रालय, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा तय की हुई एज ऑफ रिटायरमेंट जो 60 ईयर्स है तक आपकी कंप्लीट सर्विसेज चलती है। लेकिन जब आप शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करते हैं तो ये 10 ईयर्स के लिए ही वैलिड होती है, यानी कि आप एज एन ऑफिसर डिफेंस में 10 साल के लिए अपनी सेवाएं दे सकते हैं। हालांकि इसमें एक एक्सटेंशन मिलता है जो आगे फर्दर 4 साल के लिए और आपको सर्विसेज एक्सटेंड करवा सकता है। तो बेसिकली आपका जो टोटल सर्विस टेन्योर शॉर्ट सर्विस कमीशन में मैक्सिमम होता है वो 14 ईयर्स का होता है, यानी कि 14 साल का होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है, सो दैट आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस एकेडमी को अपना टारगेट कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक एकेडमी को टारगेट करते हुए या एक स्पेसिफिक फोर्स को टारगेट करते हुए इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट है। उसका कारण यह है क्योंकि हर एक एकेडमी के लिए सीडीएस के एग्जामिनेशन में अलग अलग कट ऑफ मार्क्स जो आप एग्जाम में अचीव करते हो वो सेट किया जाता है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए आपको एक अलग कट ऑफ को क्रॉस करना है। इसी तरह से एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इन सभी एकेडमीज में अलग अलग कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जाती है। हम जब इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए जा रहे हैं तो 19 ईयर्स से लेकर के 23 ईयर्स यानी 19 साल से 23 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ वो ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हों या अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में अपीयर कर रहे हों। अगर आप इंडियन एयरफोर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको 19 से 23 ईयर्स के बीच में अपनी एज एलिजिबिलिटी प्रूव करनी होती है और इसके साथ साथ आप ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में अपीयर कर रहे हो या आपका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका हो।
एयरफोर्स में एक चीज और ध्यान रखनी है, वो ये कि अगर आप एयरफोर्स में फ्लाइंग सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, टेक्निकल सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, या एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, जैसे बीटेक। इसके साथ साथ फ्लाइंग सर्विसेज में जाने के लिए आपको अपने 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स में सेपरेटली, कंबाइंडली नहीं, सेपरेटली, मतलब मैथ्स में अलग और फिजिक्स में अलग, मिनिमम 50% मार्क्स अचीव करने होंगे, और मिनिमम 50% मार्क्स ही आपके ग्रेजुएशन में भी आपको अचीव करने होंगे। इसी तरह से इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी दोस्तों सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबिलिटी देती है जो अपने ग्रेजुएशन में बीटेक करते हैं। इनकी एज एलिजिबिलिटी 19 ईयर से शुरू तो होती है, लेकिन 22 ईयर्स यानी 22 साल की उम्र में ही खत्म हो जाती है। तो 19 से 22 ईयर्स के बीच के कैंडिडेट्स इंडियन नेवल एकेडमी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो 19 ईयर से 24 ईयर्स यानी 24 साल तक के लिए चलती है, इसमें 1 साल का एक्स्ट्रा एडवांटेज आपको मिल रहा है एज कंपेयर टू अदर एकेडमीज। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में एनी ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई, कोई भी ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में अपीयर करने वाला जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास इनमें से ये एलिजिबिलिटी सारी हैं या आप इन एलिजिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हैं, तो फिर आप इस एग्जाम को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब इस एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं कि किस तरह से यह एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। ये डिफरेंट स्टेप्स है डिफरेंट फेजेस में। सबसे पहला होता है रिटन टेस्ट। ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जिसमें एक क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होता है जिसे आपको चूज करना है। मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इंडिया में होते हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो सेम सीडीएस एग्जामिनेशन में भी आपको मिलता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी वैलिड होती है, यानी कि आप अगर किसी क्वेश्चन का गलत जवाब देते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग पेनल्टी के तौर पर चार्ज करनी होती है। उसी के साथ साथ अगर आप पॉजिटिव मार्क्स देते हैं तो फिर आपकी पॉजिटिव मार्किंग है जो आपको सिलेक्शन की ओर आगे लेकर जाती है। रिटन एग्जामिनेशन अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक 5 डेज इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना होता है। ये इंटरव्यू प्रोसेस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। इंडिया के डिफरेंट लोकेशंस पर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड स्टैब्लिश किए गए हैं। ये सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड अपने रिलेटेड जो फोर्स है, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में 5 डेज स्टे के साथ आपको अपने 5 डेज के टेस्ट पूरे करने होते हैं। इसके 2 राउंड्स होते हैं। पहला स्क्रीन राउंड होता है और दूसरा आपका फाइनल राउंड, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जिनसे आपको गुजरना होता है। इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग, इंटरव्यू टेस्ट और एक कॉन्फ्रेंस राउंड होता है, जिसे क्लियर करने के बाद अगर आपको इसमें एक अच्छा स्कोर मिलता है और आपको एसएसबी बोर्ड रिकमेंडेशन देता है दैट यू आर फिट टू जॉइन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तो आप इस एग्जामिनेशन में आगे सेलेक्ट होने के लिए बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी आपके सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ। अब आप थर्ड फेज में एंटर करते हैं, दैट इज अ मेडिकल टेस्ट। डिफेंस फोर्सेस के मेडिकल बोर्ड्स इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं और इस टेस्ट में आपकी जो मेडिकल फिटनेस है बॉडी की, उसे चेक किया जाता है डिफरेंट लेवल पर, आपके बॉडी चेकअप्स, और उसके बाद आपको एलिजिबिलिटी दी जाती है अगर आप फिट पाए जाते हैं सारे मेडिकल टेस्ट में, और अगर आप एक गुड स्कोर करते हैं तो आप डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। इसके बाद आपको इंतजार करना होता है अपनी मेरिट का। ये 3 टेस्ट होने के बाद फाइनल मेरिट जारी की जाती है जो यूपीएससी के द्वारा जारी की जाती है, और इस मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो आप उस रिलेटेड एकेडमी, जिस एकेडमी की लिस्ट में या मेरिट में आपका नाम लिस्ट किया गया है, उस एकेडमी को आप ज्वाइन कर सकते हैं तय समय सीमा के अंदर, यानी डिसाइडेड टाइम पीरियड में आप उस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपकी ट्रेनिंग होगी एज एन ऑफिसर। ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद यू विल बी कमीशन्ड एज एन ऑफिसर इन द रिलेटेड आर्म फोर्स, वेदर इन इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। आप जो भी फोर्स को ऑप्ट कर रहे हो उसमें आप एज एन ऑफिसर कमीशन हो जाते हैं। देन अगर हम इसके बाद देखते हैं तो सीडीएस एग्जामिनेशन जो है, इसमें इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है साल में 2 बार। एक बार सितंबर के मंथ में और एक बार अप्रैल के मंथ में। अप्रैल वाला जो एग्जाम होता है उसे हम हर साल के लिए सीडीएस 1 बोलते हैं, और जो सितंबर वाला एग्जामिनेशन होता है उसे हम सीडीएस 2 बोलते हैं। तो बेसिकली आपको एक साल में
2 चांसेस मिलते हैं एवरी 6 मंथ्स, दैट मींस ट्वाइस इन अ ईयर आपको चांस मिलते हैं सीडीएस एग्जामिनेशन को देने के। तो आप जैसा देखते हैं कि लाइक हर 6 महीने में ये एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसका बेसिक मतलब ये हो गया कि आपके पास एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 6 मंथ्स का टाइम पीरियड सफिशिएंट टाइम पीरियड माना जा रहा है। यानी कि अगर आप सिंसेरिटी, कंसिस्टेंसी और एक हार्ड वर्क के साथ 6 महीने अपनी लाइफ के डिवोट करते हैं तो आप बहुत आसानी से इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। हम थोड़ी बहुत बात करते हैं कि इस एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन करने के लिए हम किस तरीके से आगे जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे कुछ इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कट ऑफ्स के बारे में। प्रीवियस ईयर्स के कुछ सिमिलर और नियर बाई प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ की लिस्ट मैंने आपके सामने रखी हुई है। आप इसे देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितनी मेहनत की जरूरत है और आपको प्लानिंग कैसे करना है अपनी स्टडी की। जैसे आप यहां देखें 2024, 2023, 2022 एंड 2021 4 साल के मैंने आपको कट ऑफ की लिस्ट यहां पर शो की हुई है। अगर आप इसमें देखते हैं लाइक 2024 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी का कट ऑफ जो है वो 120 गया है रिटन एग्जामिनेशन का, और ये आउट ऑफ 300 है, यानी कि 300 में से। तो 300 में से जब आप 120 क्वेश्चंस का कट ऑफ देखते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है तो कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं होता, तो आप देखते हैं कि लाइक कट ऑफ इसके पहले 2023 में देखेंगे तो 132 है, तो 2024 में वो गिर गया थोड़ा सा। उसके पहले आप देखेंगे 127, पहले गिरा हुआ था, 2023 में बढ़ा। ये पेपर की इजीनेस पर और जो कैंडिडेट्स उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, इसके बेसिस पर बदलता रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम ये तय नहीं कर सकते कि हमें, लेकिन एटलीस्ट 50% मार्क्स तक अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप एक बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड पोजीशन में आ जाते हैं। उसी तरह से अगर आप इंडियन नेवल एकेडमी देखते हैं तो वो सिर्फ 100 मार्क्स ही है। इसी तरीके से आप एयरफोर्स एकेडमी को देखते हैं तो वो 120 है। ओटीए को देखते हैं तो ओटीए जो है वो 87 है, लेकिन ओटीए का जो कट ऑफ है वो 200 मार्क्स में से आता है। बेसिकली हुआ क्या कि अगर आप इस एग्जाम पैटर्न में सिलेबस को और पेपर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी, इन 3 एकेडमीज के लिए ये जो एग्जाम ऑर्गेनाइज किया जाता है, इस एग्जामिनेशन में बेसिकली आपको 3 पेपर से गुजरना होता है। आपका पेपर नंबर 1 जो होता है वो इंग्लिश का होता है, ये 2 घंटे के लिए ऑर्गेनाइज होता है, इसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा पेपर जो होता है वो जनरल स्टडीज का होता है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये भी 120 मार्क्स का होता है, 120 क्वेश्चंस का होता है। और लास्ट आपका मैथमेटिक्स का पेपर होता है, जिसमें 6th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड की बेसिक और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पर रिलेटेड आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश और जनरल स्टडीज में 120 क्वेश्चंस ईच पेपर और मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जब आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी और नेवल एकेडमी की बात करते हैं तो 3 पेपर हैं। जब आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी पर जाते हैं तो ओटीए में आपको सिर्फ 2 पेपर्स ही देने होते हैं, जो तीसरा मैथ्स का पेपर है वो ओटीए में नहीं आता। तो ओटीए का कट ऑफ इस वजह से आउट ऑफ 200 मार्क्स लिया जाता है, यानी कि 200 उसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। और इसी तरीके से ओटीए जो है, अब जब मैं बात करता हूं फीमेल कैंडिडेट्स की, राइट, तो मेल कैंडिडेट्स तो तीनों एकेडमीज में एलिजिबल हैं, लेकिन सीडीएस के थ्रू फीमेल कैंडिडेट्स को एंट्री मिलती है सिर्फ ओटीए में, यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में। सीडीएस के थ्रू फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी को, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी को और इंडियन नेवल एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकते। वो सिर्फ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी को शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। कट ऑफ आप देखेंगे तो लगभग सेम है, मेल का भी वही है और फीमेल का भी वही है। वहीं फाइनल एसएसबी को इंक्लूड करते हुए आप कट ऑफ देखते हैं तो जितने मार्क्स का आपका रिटर्न है, लाइक 300 मार्क्स का आपका आईएमए, एएफए और एनए का रिटर्न है, तो उतने ही मार्क्स का आपका एसएसबी भी होता है। तो अगर यहाँ 300 मार्क्स का रिटर्न है तो 300 मार्क्स का एसएसबी होगा। टोटल मार्क आपके जो मेरिट में काउंट होते हैं वो 600 हो जाएंगे, और आउट ऑफ दैट 600 मार्क्स आपको 244 मार्क्स का कट ऑफ दिखाई देता है। इसी तरीके से आईएनए के लिए 230 है, एएफए के लिए 250 है, ओटीए के लिए 200 मार्क्स प्लस 200 मार्क्स यानी 400 मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि 200 रिटर्न के और 200 एसएसबी के हो जाएंगे, तो वो 168 मार्क्स है। तो आप देखें कि आप रिटर्न को बहुत इजीली और अपनी ट्रिकी प्रिपरेशन से, जिसमें कंसिस्टेंसी हो, जिसमें सिंसेरिटी हो, बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर आप एक अच्छा प्लानिंग करें और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो बेसिकली आपको अपनी स्ट्रेटेजी का प्लान कैसा रखना चाहिए। अगर आप बिल्कुल बेसिक्स पर हैं और आप सीडीएस की प्रिपरेशन करने के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं और आपके मन में ये सवाल आता है कि कहां से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं,
और किस तरह से अपने स्टडी आवर्स को डिवाइड करूं और किस तरह से उसको आगे बढ़ाऊं। तो अपनी प्रिपरेशन को आप 3 सेक्शंस में बांट दो, इट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। पहले 1 महीना या 1.5 या 2 महीने तक मैक्सिमम आप अपने फाउंडेशन पर काम करें। जैसे बेसिक्स एनसीईआरटीज हैं 6 लेवल स्टैंडर्ड से लेकर के 10th स्टैंडर्ड तक की, उन्हें आप डीपली पढ़ें और उनमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझें और उन्हें मजबूत करें। जब आपके कंसेप्ट्स बिल्ड होंगे तो आपकी स्टडी की स्पीड भी बढ़ेगी और आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आएंगी। अब इसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन के तकरीबन 3 से 4 महीने ऐसे होने चाहिए जो अपने फाउंडेशन को बिल्ड करने के बाद कंटिन्यूअसली अपनी एफिशिएंसी को डेवलप करने में, अपने एक्सपर्टाइज को बढ़ाने के लिए डेवोट करनी चाहिए, ताकि आप उस सब्जेक्ट को मास्टर कर सको, उस सब्जेक्ट से आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस या उनके टाइप्स पर आपकी कमांड डेवलप हो जाए। और उसके बाद लास्ट आपके जो मंथ बचे होंगे उनमें आपको अपनी प्रैक्टिस सेशंस को बढ़ा देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए। मॉक टेस्ट हो गए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर हो गए, उनको बार बार रिहर्स करना चाहिए सो दैट आप ये पता लगा सको कि आप कितने पानी में हो या कितने पानी से बाहर हो। मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत सही थी, आप कितना स्कोर कर रहे हैं और आप अपने आप को रिवीजन के लिए समय दें। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस एग्जामिनेशन में 20% आपकी स्टडी और 80% रिवीजन वर्क करता है, जो आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट पार्ट पर अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वाइज स्टडी आपको कैसे करनी है। ग्रामर इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो इंग्लिश के पेपर के लिए आपको ग्रामर पर फोकस करना होता है। इसमें स्पॉटिंग द एरर, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस जम्बलिंग, पैरा जम्बलिंग, एंटोनिम सिनोनिम वोकैबुलरी पार्ट से, या इडियम एंड फ्रेजेस, या कि फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैसेजेस, ये टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपका कंप्लीट पेपर 120 मार्क्स का इस टाइप में। तो आप ज्यादा से ज्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रांग कीजिए। इसी के साथ जनरल स्टडीज की जब हम बात करते हैं तो जनरल स्टडीज के लिए मैंने आपको बताया एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप डिटेल्ड इन डेप्थ सिलेबस को स्टडी कीजिए क्योंकि वो बहुत वास्ट है। तो आप जब उसकी टर्मिनोलॉजीज को बेसिकली समझते हैं तो बहुत अच्छे से आप उसको प्रिपेयर कर पाते हैं। प्लस रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप न्यूज़पेपर रीडिंग और उसके साथ साथ अपने रिवीजन मटेरियल के लिए नोट्स प्रिपेयर करना रेगुलरली शुरू करें ताकि आपका जनरल स्टडीज बेटर हो सके। इसके साथ साथ जब आप मैथ्स पे जाते हैं तो मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये नियम बांध लेना है कि मुझे हर दिन 40 से 50 क्वेश्चन मैथ्स के करना ही, हर एक टॉपिक पर मुझे 40 to 50 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करना ही है, ताकि आप हर एक टाइप, हर एक फॉर्मूला, हर एक कंसेप्ट को कवर करते चले जाए। अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल को रिकमेंड करने का आप मुझसे कहें तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि सबसे पहले तो सीरियस एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल जो मार्केट में अवेलेबल है दैट इज पाथफाइंडर, अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है। सीडीएस के लिए मेरे ख्याल से सबसे एक्सपीरियंस्ड बुक और उसके राइटर्स या उसके एडिटर्स आपको यहां मिल जाते हैं। तो बेसिकली आप पाथफाइंडर को फॉलो कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसके प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर्स के लिए भी बुक आती है, कंप्लीट थ्योरी और उसकी प्रैक्टिस के लिए भी बुक आती है। तो आप दोनों को ले सकते हैं, पहले थ्योरी वाली ले लें उसके बाद प्रैक्टिस के लिए ले लें, या दोनों को साथ ले लें, वो आपके ऊपर है। आप इंस्टीट्यूट के नोट्स को भी प्रेफर कर सकते हैं जो रिफाइंड होते हैं और अकॉर्डिंग टू द एग्जाम एनालिसिस ही डिजाइन किए जाते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप हमसे भी मंगा सकते हैं। उसके लिए आप हमसे डायरेक्ट कॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे कह सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुछ और बुक्स भी प्रेफर कर सकते हैं, जैसे मार्केट में एक बहुत वेरी बेसिक कंसेप्ट्स पर जनरल स्टडीज के लिए बुक लूसेंट है, उसको आप यूज कर सकते हैं। मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए आप आर.एस. अग्रवाल को यूज कर सकते हैं। इंग्लिश इज मोर देन सफिशिएंट इन पाथफाइंडर, वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा। बाकी और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, जैसे परफेक्ट पब्लिकेशन है, यूनिक पब्लिकेशन है, जिनकी बुक्स आती हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा आपको पाथफाइंडर इज द सॉल्यूशन फॉर दिस सब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम। एंड देन आफ्टर जब आप करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, कुछ मैगजीन्स आप रेगुलरली रीड कीजिए, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद। मैगजीन्स आर फॉर रिवीजन, न्यूज़पेपर आपको करंट अपडेट रिसेंटली देता है, जिससे आपको न्यूज को समझने में ज्यादा मदद मिलती है। सी, आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत कंसिस्टेंसी बरतनी है, डेली कंसिस्टेंट होकर के काम करना है, अपनी स्टडी को एक भी दिन के लिए मिस नहीं करना 6 मंथ्स के लिए। अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली बनाए रखना है और अपने सराउंडिंग में होने वाले इंसिडेंट्स, खासतौर से वो जो डिफेंस रिलेटेड हो, खासतौर से वो जो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इवेंट्स हो, खासतौर से वो जो किसी ऑफिशियल या किसी बड़े पर्सन की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, अवार्ड से रिलेटेड हो, बुक से रिलेटेड हो, मिलिट्री एक्सरसाइजेस से रिलेटेड हो, इन सारी चीजों को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर आपको अवेयर रहना है। जो भी आपके आसपास चल रहा है उसके साथ आप अपडेट रहें
और अपनी पूरी प्रिपरेशन में अपने आप पर भरोसा रखें कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एग्जाम नोटिफिकेशन में जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं। फिर भी आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने सारे डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं, आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम, कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, आपकी मदद करनी है, हम आपके लिए हमेशा रेडी रहेंगे। तो दोस्तों, सीरियस एग्जामिनेशन की इस इंफॉर्मेशन से मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफेंस को करियर क्यों बनाना चाहिए या उससे रिलेटेड क्या और डाउट्स हो सकते हैं उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही बनाए रखिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो और आप लोग बहुत अच्छे से इस एग्जाम को प्रिपेयर करते हो, सिलेक्ट हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।